हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, आज हम लोग IFRS 15 चालू करेंगे, ठीक है, जो कि ACC SBR के अकॉर्डिंग चालू करेंगे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग। और इसका नाम है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। नया स्टैंडर्ड है, ठीक है। बाकी F7 में था, इवन F3 में भी था। F7 और F3 में जो बेसिक बातें हैं, जैसे 5 स्टेप्स मॉडल, अगर आपको ध्यान हो तो वो इसमें दे रखा था। बट हम लोग तो बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे, ऐसा मानते हुए कि आपने बस 12th पास आउट करी है। 12th पास आउट तक तो मैं मानता हूँ, उसके बाद तो स्टूडेंट्स को, फिर मैं इतना तो मानने का राइट बनता है। उसके बाद उसके बाद हम मानते हैं कि उसके बाद उन्होंने नहीं कर रखा कुछ, ठीक है। तो IFRS 15 जो है, अगर मैं एक बार F3 और F7 के पॉइंट्स को छोड़ दूं, तो ये कंपैरेटिवली बहुत नया स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसमें जो अकाउंटिंग बताई गई है वो न्यू तरीके से बताई गई है, और रेवेन्यू को बुक करने का जो सिस्टम है वो चेंज हो गया है। रेवेन्यू, पहली बात तो रेवेन्यू क्या होती है? तो रेवेन्यू मतलब इनकम होती है, ठीक है। तो इनकम क्या है? एक ब्रॉड वर्ड है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, इनकम एक बड़ा शब्द है, उसका पार्ट होता है रेवेन्यू, ठीक है। इनकम कई टाइप की हो सकती है। तो इनकम इज रेवेन्यू इज अ इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एंटिटीज नॉर्मल ट्रेडिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मतलब जो ऑर्डिनरी कोर्स में बिजनेस के इनकम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है। तो जैसे गुड्स सेल करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ क्लासेस देके, कई लोग गुड्स बेच रहे हैं, तो वो सब क्या है? वो रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू को हम P&L में दिखाते हैं, इसमें टैक्स वगैरह इंक्लूड नहीं होता, या फिर सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स इंक्लूड नहीं होती। तो ये बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट है। अच्छा, इनकम क्या होती है? वैसे इनकम की डेफिनेशन आप लोग जानते हैं? पता होना चाहिए इनकम की डेफिनेशन क्या होती है। इनकम मतलब या तो इंक्रीज इन असेट्स हो जाए, ठीक है, असेट्स में इंक्रीज हो, या फिर लाइबिलिटी में डिक्रीज हो। लेकिन खाली ये नहीं, इनके साथ साथ इक्विटी में भी चेंज आना चाहिए। चेंज इन इक्विटी। मेरे पास स्टूडेंट से फीस आ गई, ठीक है, तो मेरा कैश बढ़ गया, असेट्स में इंक्रीज आ गया, लेकिन वो फीस क्या है? मेरी प्रॉफिट है, ठीक है। तो इक्विटी मेरा बढ़ जाता है। प्रॉफिट बढ़ने का मतलब इक्विटी बढ़ना। लेकिन मान लो मैंने केवल वो पैसा लोन से लिया है, ठीक है। लोन से मतलब मेरे पास कहीं से स्टूडेंट से या कहीं से भी बैंक से मान लो मैंने लोन लिया, तो बैंक से लोन लिया, असेट्स बढ़ गई, लेकिन उसका दूसरा इफेक्ट क्या आया? लाइबिलिटी भी बढ़ गई, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो क्या ये इनकम है? नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल बातें हैं, बिल्कुल बेसिक सी। तो रेवेन्यू मतलब क्या होता है बेसिकली? क्या कि वो इनकम जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अराइज होती है। IFRS 15 देखो, अपना जब स्कोप बताता है तो वो बोलता है कि हम लोग जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट की बातें नहीं करेंगे इस स्टैंडर्ड में। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? क्योंकि डिविडेंड और इंटरेस्ट की बातें हम लोग कहाँ डिस्कस करते हैं बताओ? IFRS 9 में, ठीक है। अगर आपको याद हो तो डिविडेंड इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड के हिसाब से दिखाया जाता है। इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड मतलब अमोर्टाइज जो कॉस्ट हमने पढ़ा था वो। रेंट, रेंट की बातें क्यों नहीं करेंगे डिस्कस? रेंट, लीज, IFRS 16 हमने डिस्कस किया, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी अकाउंटिंग होगी। तो रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड, इनके अलावा जो रेवेन्यू है उसकी बातें डिस्कस करेंगे। हालांकि ये बुक्स में दे नहीं रखा होता, बट ये स्कोप होता है इस स्टैंडर्ड का। इस स्टैंडर्ड में क्या चीजें कवर होती है? तो जैसे सेल ऑफ गुड्स कवर है, सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हो वो कवर है, ठीक है। और क्या कवर है? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो होती है उससे रिलेटेड जो रेवेन्यू होती है वो इस स्टैंडर्ड में कवर्ड है, ठीक है ना। वैसे ये स्टैंडर्ड क्या है? काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव बनाया गया है, काफ़ी डिटेल्ड बनाया गया है। और जो हम लोग 11th क्लास में नॉर्मली सेल्स की एंट्री पास करते थे, अब उसमें चेंजेस आ गए हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं। अभी ये सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन हिट करते हैं कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रोसेस कैसा है। तो मैं ना आपको देखो, सबसे पहले तो एक ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूं अभी।
मैं अभी आपको इन सब 5-6 पॉइंट्स को पढ़ा नहीं रहा ढंग से, मैं केवल आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ और इससे रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल्स कराऊंगा। तो इससे क्या होगा, आपको इस चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू पता लगेगा, ठीक है। वरना क्या होगा, अगर मैंने इनको डिटेल में डिस्कस करना चालू कर दिया स्टार्टिंग से ही, तो आप कभी भी इस चैप्टर की ब्यूटी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। वरना फिर आप माइन्यूट टॉपिक में आपका दिमाग एंटर कर जाएगा, आप वहीं पे सोचने लग जाएंगे। बट मैं चाहता हूं कि आपको एक मैक्रो लेवल का एग्जाम्पल कराया जाए, तो मैं वो 2 एग्जाम्पल कराऊंगा। एक तो बुक का एग्जाम्पल होगा जो कापलान का है, और दूसरा मैं खुद का यहाँ पे बना के आपको कराऊंगा क्लास के अंदर। तो आपको एक मैक्रो ओवरव्यू मिलेगा इस चैप्टर का कि बेसिकली है क्या पूरा का पूरा चैप्टर। फिर उसके बाद अपन इस चैप्टर को अलग एक एक पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देने की बात कर रहा हूँ। तो ये जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, ये 5 स्टेप प्रोसेस बताता है। 5 स्टेप प्रोसेस क्या बताता है, ये बोलता है कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के 5 स्टेजेस होती है, ठीक है। आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते समय। तो एंटिटी रिकॉग्नाइज रेवेन्यू बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग 5 स्टेप्स। क्या है, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करो। तो जो बायर है, सेलर है, इन दोनों में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ गुड्स बेचने का, खरीदने का, सर्विसेज प्रोवाइड करने का, सर्विसेज लेने का, वो कॉन्ट्रैक्ट चेक करो। आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होता है, मींस आप चेक करो कि क्या उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ही प्रॉमिस है या फिर कई सारे प्रोमिसेस है, ठीक है। अगर कई सारे प्रोमिसेस है तो आपको सेपरेट प्रोमिसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या मतलब है भाई, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको क्लास दूंगा, मैं आप मेरे पास आओ और मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। बस केवल यही बात डिस्कस हुई है। तो इसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, मेरे वादे क्या है, मैंने क्या आपको वादा किया है। तो मैंने आपको वादा किया है कि मैं आपको क्लास प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना, क्लासेस आपको दूंगा। तो वो क्लासेस क्या है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ना। बट एक ही है, राइट, एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। भाई क्लासेस कई दिनों में दे सकता हूं मैं आपको। अगर आप मेरे पास फिजिकल क्लास लेने आए तो मैं आपको आमने सामने बिठा के हो सकता है 2-3 महीने तक पढ़ाऊं। बट ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हो, अभी आप रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हो तो मैंने आपको एक साथ सारी क्लास पकड़ा दी। मैंने कहा अब आपके हिसाब से आप देखते रहना। तो ये क्या है, ये एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है। बट अभी क्या हो सकता है, दूसरा केस मान लो अपन किसी बाइक वाले के पास, डीलर के पास गए, है ना, और उससे हमने एक बाइक खरीदी। उसने बाइक प्रोवाइड करी, साथ में ये भी बोला कि मैं बाइक की सर्विसेज भी दूंगा आपको। मैं साल के अंदर आपको 3 सर्विसेज बाइक की दूंगा साथ में, और बाइक भी दे रहा हूं, ठीक है। तो उसके कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, इसमें कितने उसके वादे हैं, उसके 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितने हैं उसके अंदर। हो सकता है एक हो सकता है एक से ज्यादा हो। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल मैंने कहा ना, बाद में डिस्कस करेंगे। डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। चेक करो कि ये कॉन्ट्रैक्ट कितने में हुआ है, सौदा कितने में हुआ है, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस कितनी है या बायर प्राइस कितनी है। हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस कितनी है वो चेक करो। एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। बाइक वाले ने बोला था कि जो बाइक है वो 1 लाख रुपए की बाइक है, और उसमें वो 2 चीजें दे रहा है, बाइक भी दे रहा है और बाइक के साथ उसकी सर्विसेज भी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, 2। तो आपको ये जो 1 लाख की प्राइस है, वो तो 1 लाख रुपए ले रहा है, सर्विसेज के तो कोई पैसे लेगा नहीं बाइक के, है ना। साल में वो 3 सर्विसेज करके देगा अपन को, उसके कोई वो पैसे नहीं लेगा। तो आपको क्या करना है, 1 लाख की जो बाइक की प्राइस है उसको बाइक और सर्विसेज के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाइक और सर्विसेज मतलब आपको चेक करना पड़ेगा, अगर खाली कोई बाइक ले तो कितने की पड़े, और खाली अगर अपन सर्विसेज कराएं तो 3 सर्विसेज की कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। मान लो पता लगा कि खाली बाइक लेने जाओगे मार्केट में तो बाइक आपको मिलेगी 99,000 की, और 3 सर्विसेज कराओगे तो
3,000 की मिलेगी। एक सर्विस 1,000 की होती है और 3 सर्विसेज 3,000 की होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख की जो टोटल प्राइस है, टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस कितनी है, 1 लाख। तो 1 लाख की ट्रांजेक्शन प्राइस को आपको 99,000 और 3,000 के रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेप क्या बोलता है, रिकॉग्नाइज करो रेवेन्यू व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। इसका क्या मतलब है, सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है, जब वो काम पूरा हो जाए, जब वो जो सेलर है वो वादा पूरा कर दे, अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाए, अपना प्रॉमिस पूरा कर दे। अब जैसे बाइक है, ठीक है ना, तो बाइक डिलीवर हो गई तो बाइक वाला परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गया, लेकिन अभी तक सर्विस नहीं हुई है, अभी तो आपने बाइक बेची है, तो सर्विस से रिलेटेड आप रेवेन्यू नहीं दिखा सकते। भाई मैंने 1 लाख की रेवेन्यू को 99,000 और 3,000 में ब्रेक कर दिया, मैंने बोला 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,02,000 इंटू 99,000, तो कितना आ गया 97,058 या 59 माइनस 1 लाख, तो 2941। रेशो में बांटना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट हो, फिर भी मैं बांट के दिखा रहा हूं आपको। 1 लाख इंटू 99,000 डिवाइडेड बाय 1,02,000, ठीक है। 1,02,000 कैसे आया, 99,000 और 3,000 को जोड़ के टोटल करके, तो 97,059 और 2941 आ गया। तो अभी आपने बाइक अगर डिलीवर कर दी है तो केवल आप बाइक से रिलेटेड रेवेन्यू दिखा दो 97,059 की, बट सर्विसेज की आप रेवेन्यू 2941 नहीं दिखा पाओगे। क्यों, क्योंकि आपने अभी तक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं करी है। इवन सर्विसेज की जो रेवेन्यू है, ठीक है, वो 2941, वो भी आप ऐसा नहीं कि पहली सर्विस पे पूरी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लोगे, आपको इसको 3 सर्विसेज में डिवाइड करना पड़ेगा, 2941 डिवाइडेड बाय 3, और हर सर्विस पे 980 की रेवेन्यू आप दिखा सकते हो, 980 980 980। समझ में आया, ये स्टैंडर्ड बहुत कॉम्प्रहेंसिव है। क्या बोल रहा है वापस से सुनो ध्यान से, अभी मैंने कुछ डिटेल में डिस्कशन नहीं किया है, अभी अपन इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी मैं केवल एक मैक्रो लेवल की आपसे बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट चेक करना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या बातें चेक करनी है डिस्कस करेंगे बाद में। दूसरा पॉइंट क्या चेक करना है, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये एक मेन पॉइंट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि उसमें कितने प्रोमिसेस हैं आप आइडेंटिफाई करो। थर्ड पॉइंट, ट्रांजैक्शन प्राइस टोटल कितनी है वो पता लगाओ। फोर्थ पॉइंट, डिवाइड करो ट्रांजैक्शन प्राइस को टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो जो टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है 1 लाख की, उसको आपको फेयर वैल्यू में डिवाइड करना पड़ेगा, जितनी भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उसके रेशो में, फेयर वैल्यू के रेशो में, ठीक है। और रिकॉग्नाइज करो रेवेन्यू को जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। जब आपने वो काम कर दिया तब आप रेवेन्यू बुक कर लो। जैसे मैं बोलूँ गुड्स के केस में, जैसे बाइक गुड्स है, डीलर के लिए बाइक क्या है, गुड्स, तो गुड्स के केस में रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगी, जब आपने बाइक डिलीवर कर दी। तो हम लोग हमेशा, अगर आपको याद हो तो पहले भी हमने कभी कभार रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कई जगहों पे किया है, मैंने आपको समझाया नहीं था, बट नॉर्मली स्कूल्स में भी हम लोग क्या करते थे, 11th-12th में हम लोग क्या बोलते थे हमारे टीचर, कि सेल की एंट्री कब डालनी चाहिए, सेल की एंट्री किस टाइम पे डालनी चाहिए, जब गुड्स डिलीवर हो गए तब सेल की एंट्री डाल दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गया। तो इसे कहते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गया एक झटके में, ठीक है ना, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन बाइक की सर्विसेज की रेवेन्यू आप नहीं डाल सकते। क्यों, क्योंकि यहां पे जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो सेटिस्फाई कैसे होगा, वो सेटिस्फाई हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड मतलब भाई 1 साल लगेगा पूरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करने में। कस्टमर मान लो हर 4 महीने के अंदर आएगा सर्विस कराने, पहले 4 महीने में आएगा, फिर अगले 4 महीने में आएगा, फिर लास्ट के 4 महीने में आएगा, तब जाके बाइक की 3 सर्विस कंप्लीट होगी, राइट। तो यहां पे कहेंगे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये भी हो सकता है। मैंने आपको आज क्लासेस दे दी रिकॉर्डेड, ठीक है। तो बताओ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे सेटिस्फाई हो गया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम।
आप मेरी ऐप पे आए, आपने कोर्स परचेज कर लिया, ठीक है, और आपको सारी की सारी जितनी भी रिकॉर्डेड क्लासेस है इस पूरे सब्जेक्ट की वो मिल गई एक साथ ही, SPR की या IFRS की। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी तरफ से मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। बट पता है कई बार क्या होता है, जब हम बच्चों को फिजिकल पढ़ाते हैं, ठीक है, हम जयपुर के अंदर जैसे बच्चों को फिजिकल पढ़ाते हैं, तो फिर वहां पे क्या करते हैं, वहां पे हम लोग अब स्टूडेंट से फीस लेते हैं, तो वो स्टूडेंट डेली हमारे पास आता है, डेली की डेली पढ़ता है, 3 महीने लगातार पढ़ेगा, तो वहां पे जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होती है। आपको एक बात बताई जाए तो ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन जो स्टैंडर्ड है, ये जो IFRS 15 है, IFRS 15 है, ये पता है किससे रिलेटेड है मेनली, ये सबसे बड़ी बात करता है कि किस टाइमिंग पे आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, ठीक है। साथ में ये बताता है कि कितना अमाउंट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। पहले केवल टाइमिंग बताता था, पुराना स्टैंडर्ड जो था, अब वो अमाउंट भी बताता है, ठीक है। तो किस समय पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी चाहिए और कितनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, ये IFRS 15 कहता है, मेरे से पूछो आप। तो इस स्टैंडर्ड में ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करें, करें कि नहीं करें, रुक जाएं अभी, ठीक है, वो ये बोलता है। ओके, ये मैंने एक थोड़ा सा एक बेसिक आपको ओवरव्यू दिया है, उसी बेसिक ओवरव्यू के लिए, ठीक है, मैं अभी भी नहीं कह रहा कि मैंने स्टैंडर्ड समझाना चालू कर दिया है, मैंने बस आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया है। तो इस बेसिक ओवरव्यू के साथ ही मैं आपको एक इलस्ट्रेशन कराना चाहूंगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ऑन 1 December 2001 वेड रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर फॉर अ कंप्यूटर एज वेल एज 12 month ऑफ टेक्निकल सपोर्ट। तो बताओ क्या ऑर्डर मिला है कि एक तो कंप्यूटर देना है वेड कंपनी को, वेड कंपनी कौन होगी, सेलर, ठीक है। तो इसको एक तो कंप्यूटर देना है और साथ में 12 महीने का टेक्निकल सपोर्ट देना है, ठीक है। वेड डिलीवर द कंप्यूटर टू द कस्टमर ऑन द सेम डे। 1 दिसंबर को ही वेड ने कस्टमर को कंप्यूटर दे दिया, ठीक है। तो कंप्यूटर दे दिया, हैंड टू हैंड डिलीवर कर दिया ऑन 1 दिसंबर 2001। द कस्टमर पेड $420 अपफ्रंट। कस्टमर ने $420 एक साथ पे कर दिए। इफ सोल्ड इंडिविजुअली द सेलिंग प्राइस ऑफ द कंप्यूटर इज $300 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द टेक्निकल सपोर्ट इज $120, ठीक है। बोल रहा है कि $420 कस्टमर ने पे भी कर दिए एक साथ ही, और कंप्यूटर के अगर बात करें, खाली कंप्यूटर अगर ये बेचता वेड कंपनी तो $300 का देता, ठीक है, लिखा है इफ सोल्ड इंडिविजुअली, और टेक्निकल सपोर्ट देता तो $120 का होता, ठीक है। क्वेश्चन बनाने वाले ने इतना अच्छा दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। यहां पे क्या करता है, इसको थोड़ा सा इसको कम कर देता, इसको $400 कर देता, ठीक है। दोनों के 400 कॉम्बो है ना, तो दोनों के 400, तो 300 और 120 में फिर हम डिवाइड करते हैं। बट ठीक है, अभी डिवाइड करने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि डिवाइड भी करेंगे तो भी कितना आएगा, 420 को डिवाइड करो 300 और 120 में क्या आएगा, 300 और 120 ही आएगा। तो चलो जैसे 5 स्टेप लगाते हैं। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कुछ भी नहीं है, दम सिंपल सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होता है कि आपको क्या देना है, ठीक है ना, कब देना है ये अमाउंट, है ना। और जैसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होगा नॉर्मल, अभी पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल में, अभी मैंने डिटेल किसी की भी नहीं बताई कि कौन से गुड्स हैं, कौन से सर्विसेज हैं, स्पेसिफाई करो, अमाउंट बताओ कितना है, कब दोगे, ये सब बातें लिखी रहती है, और भी कुछ बातें लिखी होगी। सेकेंड पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। चेक करो कि कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, पीओस कितने हैं। तो यहां पे कितने हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, दो क्या क्या है, एक तो क्या है, कंप्यूटर देना है, और दूसरा टेक्निकल सर्विस देनी है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। बताओ ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है, टीपी कितना है, ट्रांजैक्शन प्राइस है $420 का,
फोर्थ पॉइंट क्या है, एलोकेट कर दो ट्रांजैक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अंदर। ठीक है, एलोकेट कर दो ट्रांजैक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस, $420 को एलोकेट कर दो किस किस में, एक तो कंप्यूटर में और एक टेक्निकल सर्विस में। कितना एलोकेशन होगा, इसकी फेयर वैल्यू चेक कर लो, 300 और 120 आ रही है, तो 300 और 120 ही हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल इन्होंने क्वेश्चन बनाया है, बेसिक सा। 5 स्टेप लोगों को बताने की कोशिश करिए बस केवल, है ना, स्टूडेंट्स समझ जाएंगे 5 स्टेप क्या होते हैं। और पांचवा, जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाए, जब आप काम कर दो तो रेवेन्यू बुक कर लो। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट पे कब रेवेन्यू बुक हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है अप्लाई द 5 स्टेज ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर IFRS 5 टू डिटरमाइन हाउ मच रेवेन्यू शुड रिकॉग्नाइज इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ये रेवेन्यू 31 दिसंबर 2001 तक कितनी रिकॉर्ड होगी, बता दो आप मुझे कितनी रिकॉर्ड होगी। 31 दिसंबर 2001 तक। तो क्वेश्चन में कंप्यूटर के लिए क्या लिखा था, कंप्यूटर तो इसने डिलीवर कर दिया सेम डे पे, ठीक है, तो $300 की रेवेन्यू जो हैंड टू हैंड बुक हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट ये टेक्निकल सपोर्ट जो है ये $120 का है, ठीक है। 12 महीने का आपको टेक्निकल सर्विस देनी है, 12 महीने तक सर्विस देनी है। और 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं, केवल 1 महीने। और आपने $120 लिए हैं 12 महीने के, तो 1 महीने के कितने हो गए, $10। भाई आपने $120 कितने महीने के लिए हैं, 12 महीने के, तो 1 महीने के कितने हो गए, $10। तो करंट ईयर में रेवेन्यू कितनी रिकॉर्ड हो जाएगी, $310, ठीक है। उसमें से $300 की तो गुड्स की हो गई, मतलब कंप्यूटर की हो गई, और $10 किसकी हो गई, टेक्निकल सपोर्ट की हो गई। क्या ये कोई मुश्किल चीज चल रही है, बिल्कुल लॉजिकल चीज है, ठीक है। भाई सोचो आप, मेरे पास स्टूडेंट्स है कई बार, अब हम जब फिजिकल पढ़ाते थे पहले पहले पूरा फिजिकली पढ़ाते थे, 6-7 साल पहले तक ऑनलाइन का कोई सिस्टम ही नहीं था, ठीक है। तो फिजिकल पढ़ाते थे तो बच्चे क्या है, स्टार्टिंग में फीस दे गए, लो सर ये पूरे के पूरे 5,000 रुपये पकड़ो और हमें 3 महीने तक पढ़ा देना। हमने कहा ठीक है। तो जैसे ही मैंने 5,000 रिसीव कर लिए पहले दिन स्टूडेंट से, तो मैं अपनी रेवेन्यू मान लूँ क्या उसको, सोच के देखो आप, अपनी रेवेन्यू मान लूँ, नहीं मान सकते अपनी रेवेन्यू। क्यों, क्योंकि मेरे को अभी आगे 3 महीने तक सर्विसेज देनी है। तो सर लेकिन आपने पैसा तो रिसीव कर लिया ना, तो कोई बात नहीं, वो पैसा रिसीव कर लिया तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एडवांस फ्रॉम स्टूडेंट। और वो पता है मेरी क्या है, वो मेरी लाइबिलिटी है। तो अगर कभी एडवांस पैसा रिसीव हो जाता है और अभी आपकी रेवेन्यू बुक करने का समय नहीं आया है, टाइम नहीं आया है, तो आप उस एडवांस को क्या बोलते हो, लाइबिलिटी बोलते हो। भाई आपको पैसा रिसीव हो गया, अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी, कोई ना कोई जनरल एंट्री तो मारनी पड़ेगी। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम स्टूडेंट, और उसको अपनी लाइबिलिटी दिखा दूंगा। हाँ, जब वो, अब ऐसा नहीं है कि मैं 3 महीने के लास्ट के अंदर अपनी रेवेन्यू बुक करूंगा 5,000 में से, मैं हर मंथ अपनी रेवेन्यू बुक करूंगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे रेवेन्यू बुक करूंगा। भाई स्टूडेंट आया, पढ़ के गया, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 90 डेज, 3 महीने में 90 डेज होते हैं ना, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 90 डेज, तो हर दिन अपनी रेवेन्यू बुक करूं, ऐसा भी नहीं करेंगे। हाँ, महीने के अंदर एक दिन मान लेंगे कि महीने की आखिरी तारीख को मैं रेवेन्यू बुक कर लूंगा। तो 5,000 डिवाइडेड बाय 3 महीने, ठीक है ना, तो हर महीने कितना हो गया, 1667 की मैं रेवेन्यू बुक कर लूंगा, 1667 की। क्यों, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे अपना जो काम है, जो अपनी क्लासेस हैं, वो प्रोवाइड कर रहा हूं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय लगेगा 3 महीने का। नॉर्मल बात चल रही है क्या, बिल्कुल नॉर्मल बात चल रही है। तो इसका सॉल्यूशन देख लो आप, जैसे कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेपरेटली आइडेंटिफाई करना, सप्लाई ऑफ कंप्यूटर और टेक्निकल सपोर्ट, टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस निकालना, फिर डिवाइड करना ट्रांजैक्शन प्राइस को जितने भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उसके अंदर, और तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो जब वो आप काम करके दे दो सामने वाले को। तो क्योंकि $300 का कंप्यूटर था, वो तो आपने हैंड टू हैंड डिलीवर कर दिया, तो उसकी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो। और बाकी जो टेक्निकल सपोर्ट है वो 12 महीने लगेंगे, तो उसकी $10 की रेवेन्यू बुक कर लो, ठीक है। ये बोल रहा है कहानी के SBR एग्जाम में बहुत कम चांसेस है कि 5 स्टेप्स के बारे में आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, तो वो तो हमें ही पता है, हम तो केवल अपना बेसिक समझने के लिए कर रहे हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराना चाहूंगा, ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन डिस्कस कराना चाहूंगा।
एक बेसिकली एग्जाम्पल ही मैं आपको बना के बता रहा हूँ। तो देखते हैं, एग्जाम्पल एक बनाते हैं। अच्छा, पहले तो आप है ना इस चीज़ को समझो कि डेट्स अलग अलग हो सकती हैं चीज़ों के अंदर। जैसे क्या, कॉन्ट्रैक्ट की डेट अलग हो सकती है, ठीक है। गुड्स या सर्विसेज जो हैं उनकी डिलीवरी की डेट अलग हो सकती है। पेमेंट जो ड्यू होता है, ड्यू होगा, उसकी डेट अलग हो सकती है। और पेमेंट जो रिसीव होगा उसकी डेट अलग हो सकती है। पॉसिबल है क्या या नहीं है पॉसिबल, पहले तो ये बताओ। बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे मान लो कि अभी है ना, अभी एक एग्जाम्पल बनाते हैं अपन। 1 जनवरी 2023, ठीक है। जो कंपनी है, मान लो कोई कंपनी लेते हैं एग्जाम्पल रिलायंस, ठीक है। रिलायंस ने क्या किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। किसके साथ? एक कस्टमर के साथ, ठीक है। एक कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। कि क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है कि एक तो रिलायंस देगा गुड्स एक्स, गुड्स वाई और सर्विसेज ए। 3 चीजें रिलायंस को प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ध्यान समझना, इससे आपका बेसिक क्लियर होगा। अभी तक वही मैं आपको बता रहा हूं, मैक्रो लेवल की चीजें डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ, ठीक है। गुड्स एक्स जो है वो 1 लाख के डिलीवर करने हैं, ठीक है। वाई जो है वो मान लो 1,20,000 के, और ये जो है वो सर्विसेज ए वो 90,000 की डिलीवर करनी है, ठीक है। सर्विसेज जो हैं वो टोटल 3 महीने में दी जाएगी। एक तो जनवरी महीने में दी जाएगी, एक फेब में दी जाएगी और एक मार्च में दी जाएगी। 1/3 सर्विस इधर देंगे, 1/3 इधर देंगे, 1/3 इधर देंगे, ठीक है। आप चाहो तो मैं इसको 1/3 की जगह कुछ और भी कर सकता हूँ, सेम। अगर आपको नहीं पसंद आए तो, सेम नहीं पसंद आए तो मैं कर सकता हूँ इसको हाफ और 1/4 1/4, है ना, ठीक है। ऐसे भी कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, है ना। हो गया, हाफ प्लस 1/4 1/4, ये 50% हो गया, ये 25% हो गया, ये 25% हो गया, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 100%। गुड्स वाई जो है वो केवल एक ही दिन डिलीवर करने हैं, ऑन 15 जनवरी 2023, है ना। ये सब 2023 के अंदर हो रहा है काम, ठीक है। और गुड्स एक्स जो है, गुड्स एक्स जो है वो भी हमें 3 टुकड़ों में डिलीवर करना है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं 1/3 1/3 1/3, ठीक है। जनवरी, फरवरी और मार्च। पेमेंट जो है इन सभी चीजों का जो ड्यू होगा वो ड्यू होगा 10 अप्रैल 2023 को, ठीक है। चलो, आपसे पूछ रहा है इसको एंट्री करके दिखाओ, जर्नलाइज, ठीक है। क्वेश्चन में ही लिखा है लास्ट में कि जर्नलाइज द अबव, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन लिया है अपन ने कि भाई अगर ऐसा आपके ऑफिस में भी हो सकता है, अगर आप जॉब करते हो तो वहां पे भी आपको ये देखने को मिल सकता है। चलो बताओ जरा, इसमें अब कैसे हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे ना, ठीक है, कैसे हम लोग काम करें। तो पहले बताओ कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ है। रेवेन्यू के 5 स्टेप्स मॉडल लगाओ। 5 स्टेप्स मॉडल क्या है? सबसे पहले चेक करो कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 जनवरी 2023 को। कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन मतलब जिस दिन रिलायंस को ये ऑर्डर मिला, रिलायंस को बेसिकली ऑर्डर मिला है ना, ये कस्टमर से एक एक्स वाई जेड, एक्स वाई और ए, ये 3 चीजें सप्लाई करनी है। तो बताओ जरा कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन क्या एंट्री होगी।
तो कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन क्या एंट्री पास होगी? नो एंट्री। कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई कर लो, जो कॉन्ट्रैक्ट में चीजें हैं वो सब आइडेंटिफाई कर लो, बट एंट्री कुछ भी पास नहीं होगी। दूसरी बात क्या है? आइडेंटिफाई द सेपरेट पीओ। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करो। भाई कितने प्रोमिसेस हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जरा चेक करके बताओ कितने प्रोमिसेस है। हमने बोला है गुड्स ए भी देने हैं, फिर गुड्स वाई भी देने हैं, और गुड्स सर्विसेज भी देनी है, कौन सी? ए। ठीक है, अभी एंट्री पास नहीं कर रहे, एंट्री अभी करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई करनी है ट्रांजैक्शन प्राइस। टीपी जरा बताओ मेरे को, ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है? ट्रांजैक्शन प्राइस है 1 लाख, 120 और 90। ठीक है, 1 लाख, 120 एंड 90। टोटल भी लगा सकते हो। टोटल कितना आएगा? 1 लाख, 1,20 और 90,000। 310 का टोटल है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस टोटल कितनी हो गई? 310 की। एलोकेट कर दो ट्रांजैक्शन प्राइस को टू सेपरेट पीओ। तो सेपरेट पीओ कितने हैं? 3 पीओ है, बट ट्रांजैक्शन प्राइस ऑलरेडी एलोकेटेड है 1 लाख, 1,20 और 90,000। भाई आप समझ सकते हैं, अगर मान लो मैं इनकी अलग से फेयर वैल्यू दे देता तो डिवाइड करने में कुछ भी नहीं जाता, हमारा बहुत इजी होता। बट मैंने आपको अलग से बोला कि अलग से नहीं बोला कि फेयर वैल्यू अलग अलग है इनकी, यही फेयर वैल्यू और इसी पे ही हमने सप्लाई किया। तो क्या इसमें कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है, नॉर्मल चीज है। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? फिफ्थ पॉइंट बोलते हैं कि जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाए, जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाए तब रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लो या रेवेन्यू को बुक कर लो। ठीक है, चलो अब ये आपको बताना है कि पीओ कैसे कैसे सेटिस्फाई हुआ है। पीओ कैसे सेटिस्फाई होता है बताओ? हमने जब गुड्स एक्स की डिलीवरी दे दी तब पीओ सेटिस्फाई हो जाएगा, जब हमने गुड्स वाई की डिलीवरी दे दी तब हमने हमारा पीओ सेटिस्फाई हो जाएगा, और जब हमने सर्विसेज ए की डिलीवरी दे दी तब पीओ सेटिस्फाई हो जाएगा। तो बताओ पहली एंट्री जो है 1 जनवरी 2023 की कोई एंट्री होगी क्या? नो एंट्री, कोई भी जन एंट्री पास नहीं होगी। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल राइट है। ठीक है, दूसरी एंट्री कब होगी पास? दूसरी एंट्री किस तारीख को होगी? दूसरी एंट्री होगी किस तारीख को? अब देखो हमने बोला है जनवरी में गुड्स एक्स है ना, और 1/3 सप्लाई हो जाएंगे, फिर ऐसे ही 1/3 फरवरी में, 1/3 मार्च में। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको ना डिवाइड कर लेते हैं। जैसे पहले मैं आपको केवल गुड्स ए से रिलेटेड काम करवा देता हूं, फिर मैं आपको गुड्स वाई और सर्विसेज फिर जो है ए, अपन उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं ना। तो पहले गुड्स ए से रिलेटेड बात कर लेते हैं। गुड्स ए में बताओ किस डेट को एंट्री होगी? अब आप खुद ही बता सकते हो। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, हमने जनवरी के दिन गुड्स या जनवरी के मंथ में गुड्स डिलीवर किए। अच्छा, इन सब की डेट क्या माने? डेट मान लेते हैं लास्ट डेट। ठीक है, लास्ट डे ऑफ द मंथ। जैसे यहाँ पे लिख नहीं रखा तो 31 जनवरी मान लो, यहाँ पे 28 फरवरी और 31 मार्च। ठीक है, ये लास्ट डे ऑफ मंथ मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डिलीवर हुआ है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी लास्ट डे है, सब जगह पे लास्ट है। ये बस ये तो डेट फिक्स है और यहाँ पे भी लास्ट है, ये क्लियर। तो जनवरी की बात करें तो जनवरी में कब डिलीवर हो रहा है? 31 जनवरी को। ठीक है, तो आपको 31 जनवरी को डालनी पड़ेगी एंट्री पहली। कितना? 1 लाख का 1/3 कितना होता है? 33,000। एंट्री क्या डालोगे बताओ? एंट्री चेंज हो गई है,
कॉन्ट्रैक्ट असेट्स अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू 33,333। आप में से कई स्टूडेंट्स को लगता होगा यहाँ पे डेटर्स आएगा, ठीक है, डेटर एंट्री डालेंगे, लेकिन डेटर नहीं डालेंगे। डेटर क्यों नहीं डालेंगे? जब तक ड्यू नहीं हो जाता तब तक वो डेटर नहीं बनेगा, ठीक है, तब तक वो क्या रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट असेट्स रहेगा। 31 जनवरी के बाद अगली एंट्री कब डालेंगे? मान लो कि 28 फरवरी है ना, 28 फरवरी, तो एंट्री तो वही होगी, कॉन्ट्रैक्ट असेट्स अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू 33,333। देख रहे हो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है गुड्स एक्स में। जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे सेटिस्फाई हो रही है? अगर मैं आपसे पूछूं कि गुड्स एक्स में पीओ कैसे सेटिस्फाई हो रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम पे के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? गुड्स एक्स पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है सेटिस्फाइड ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बोल रहे हो या ओवर द टाइम बोल लो? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर वही बात करोगे गुड्स वाई पे, गुड्स वाई पे देखो ध्यान से, तो आपको नजर आएगा कि एक ही दिन को हमने गुड्स डिलीवर कर दिए। तो ये क्या हुआ? पीओ सेटिस्फाई कब हुई? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे। और सर्विसेज ए पे पीओ अगेन सेटिस्फाई कैसे हो रही है? सेटिस्फाइड देखो 1/3, 1/2, 1/4, 1/4, तो पीओ सेटिस्फाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ रहे हैं आप, है ना? तो इसलिए यहां पे क्या है, रेवेन्यू भी उसी तरीके से टूट जाएगा। 31 मार्च सेम एंट्री, कॉन्ट्रैक्ट असेट्स अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू 33,333। ठीक है, ये हो गई गुड्स ए की बात। फिर बात करें गुड्स वाई की, गुड्स ए है ना, या गुड्स एक्स, सॉरी, ठीक है। गुड्स वाई की बात कर लो। गुड्स वाई की डिस्कशन कैसे करेंगे? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो बताओ क्या आपके माइंड में आ रहा है? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो किस दिन करें एंट्री पास? 15 जनवरी 2023 की। तो 15 जनवरी 2023 को एंट्री पास हो गई क्या? कॉन्ट्रैक्ट असेट्स अकाउंट डेबिट टू अगेन रेवेन्यू। कितने से? अमाउंट कितना है? 1,20,000। अच्छा, इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक जगह पे आप 4 कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि अगर टोटल बिठाना चाहते हो 1 लाख तो 1 लाख आ जाएगा, 1 से कोई डिफरेंस नहीं आएगा ज़्यादा, ठीक है। फिर क्या है? फिर सर्विसेज ए की बात कर लेते हैं। फिर बात कर लेते हैं सर्विसेज ए की। सर्विसेज ए की क्या एंट्री डालोगे? कब डालोगे पहले तो ये बताओ। तो 90,000 की एंट्री वही 31 जनवरी को। पहले तो क्या पूरा 90,000 बुक कर लें? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट असेट्स अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू कितने का? 45,000 का। समझ रहे हो बातें? कॉन्ट्रैक्ट असेट्स एक नया अकाउंट आ चुका है। 28 फरवरी को क्या होगा? 1/4 है, तो 90,000 का 1/4 कितना होता है? 22,500, 22,500। तो कॉन्ट्रैक्ट असेट्स अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू 22,500। 28 फरवरी के बाद 31 मार्च कॉन्ट्रैक्ट असेट्स अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अगेन 22,500। तो ये सब क्या है? ये ऐसे क्यों टुकड़ों में हमने डाली? क्योंकि देखो इधर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे सेटिस्फाई हो रहा है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
यहां पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे सेटिस्फाई हो रहा है? सेटिस्फाई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यहां पे पीओ कैसे सेटिस्फाई हो रहा है? अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगली बात क्या कह रहा था क्वेश्चन के, पेमेंट सबका ड्यू कब हो रहा है? एक ही तारीख को, 10 अप्रैल 2023 को। तो पता है क्या होगा? अब 10 अप्रैल 2023 को एक एंट्री डलेगी, क्या? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट असेट्स, और ये पूरी की पूरी एंट्री एक साथ हो जाएगी। ये अमाउंट ड्यू होने की एंट्री है, ठीक है। कितने का अमाउंट ड्यू हो गया? टोटल था 310 का, तो तीनों का टोटल लगा लो, कितना आ जाएगा? 310। और कॉन्ट्रैक्ट असेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? खत्म हो जाएगा। सर डेटर अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट असेट्स अकाउंट में क्या डिफरेंस है? जब अमाउंट ड्यू होगा तभी डेटर डलेंगे, ठीक है। और जब तक अमाउंट ड्यू नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट असेट्स चलती रहेगी। एक चीज ये भी ध्यान देने वाली है, इस क्वेश्चन से आपको ये भी सीखना, अगर आप सीख पाए हैं, जो सीखना चाहिए आपको, कि रेवेन्यू बुक करना और अमाउंट ड्यू होना मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं। अमाउंट ड्यू होना मतलब डेटर्स दिखाएंगे, रेवेन्यू बुक करना मतलब जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी तब। मीन्स डेटर्स कब दिखाया जाएगा? जब अमाउंट ड्यू होगा। रेवेन्यू कब बुक करी जाएगी? जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगा। और इन दोनों की डेट्स अलग अलग हो सकती है, जैसे इसमें था। आप बोले सर ये इतनी बड़ी एंट्री, मतलब अब क्या सेल की एंट्री डेटर टू सेल नहीं डाल सकते क्या? डायरेक्टली डाल सकते हो, डेटर टू सेल एंट्री डाल सकते हो। कब? अगर आपने गुड्स डिलीवर जिस दिन किए उसी दिन अमाउंट आपका डेटर से ड्यू हो गया, तब आपको अलग अलग एंट्री डालने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट असेट्स अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट असेट्स, ऐसे एंट्री मत डालो, डायरेक्टली डेटर टू सेल्स डाल दो या डेटर टू रेवेन्यू डाल दो। अगर डिलीवरी की डेट और ड्यू डेट जो डेटर से है दोनों सेम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ रहे हो? ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, और जब पैसा मिल जाएगा इस पार्टी से तो हम एंट्री डाल देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 310। अगर मुझे लगता है कि पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान सुनना, मैं थोड़ा सा एग्जांपल को आगे से बढ़ा रहा हूं। मुझे लगता है इस डेटर पे डाउट है कि पैसा नहीं देगा, ठीक है ना। डेटर पे डाउट आ गया, और डाउट कब आया? आफ्टर द अमाउंट बिकम ड्यू, आफ्टर 10 अप्रैल 2023। इस डेट के बाद आया डाउट, मतलब जब मैं डेटर बना चुका था, ठीक है। डेटर कैसे, भाई डेटर बनाने का तरीका क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको बिल भेज देते हैं। कंपनीज में आप जाओगे तो जब आपको बिल आ गया, ठीक है ना, कि भैया अमाउंट ड्यू हो गया, मतलब डेटर बन गए, तो अब जब डाउट आया 10 अप्रैल 2023 या उसके बाद, ये एंट्री करने के बाद, तो है ना, और अमाउंट एक्चुअल में रिसीव नहीं हुआ, ऑब्वियसली बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स एंट्री नहीं हुई है, और डाउट आ गया, तो अब क्या करेंगे? अब बनेगा लॉस अलाउंस, जिसको आप बचपन में क्या पढ़ते थे? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। बट ये लॉस अलाउंस जो है, आप एंट्री पास कर दो लॉस अलाउंस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बट ये जो लॉस अलाउंस है ये IFRS 9 में चला गया मुद्दा। लॉस अलाउंस कहां चला गया? IFRS 9 में, क्योंकि डेटर्स भी क्या है, डेटर्स भी IFRS 9 का पार्ट है। डेटर्स क्या होती है? फाइनेंशियल असेट्स, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव कैश, तो ये भी IFRS 9 के फाइनेंशियल असेट्स है बेसिकली। तो लॉस अलाउंस क्या है? IFRS 9 का मुद्दा है अलग, जो हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं IFRS 9 में, वो ऑलरेडी वो है। तो अब इसको प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स नहीं बोलते। अगर मिल जाएगा पैसा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कर दो। नहीं मिलेगा पैसा तो लॉस अलाउंस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कर दो।
सर ये डाउट जो है 10 अप्रैल 2023 से पहले आया हुआ होता तो क्या होता, मान लो इस एंट्री से पहले डाउट होता तो क्या होता। ये स्टैंडर्ड साफ साफ लिखता है, ये स्टैंडर्ड कहता है ये स्टैंडर्ड क्या कहता है, आप जब तक रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बुक द रेवेन्यू until the probability of collection is probable, until there is a probability of collection, means collection क्या होना चाहिए, probable होना चाहिए रेवेन्यू बुक करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो क्या लिखा है, मैं दिखाता हूं, बाद में पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर पहला पॉइंट है, ठीक है, 5 स्टेप्स में से, उसमें से एक पॉइंट क्या है, इट इज प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन। क्या लिखा है, IFRS 15 रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल अप्लाई वेयर ऑल ऑफ द कंडीशंस आर मेट, क्राइटेरिया आर मेट, इट इज प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन। मतलब क्या होता है कि कस्टमर की एबिलिटी भी है और इंटेंशन भी है टू पे दैट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन व्हेन इट इज ड्यू। ठीक है, मैं कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन कर रहा हूं इसलिए मैं इस पॉइंट को बीच में ले आया एकदम से, वरना मैं अभी इसको और आगे और स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगे तब बताऊंगा दोबारा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर 10 अप्रैल 2023 से पहले डाउट होता, भाई 10 अगर अमाउंट ड्यू होने के बाद 10 अप्रैल 2023 के बाद अमाउंट ड्यू होने के बाद डाउट आया, तब तो मैं लॉस अलाउंस बनाऊंगा इस पे। ठीक है, अगर उससे पहले डाउट होता 10 अप्रैल 2023 से पहले, ठीक है, अगर वो डाउट मान लो कब होता, 31 जनवरी को, 28 फरवरी को, 31 मार्च को, सो मैं रेवेन्यू बुक ही नहीं कर पाता, मैं एंट्री डाल ही नहीं पाता। अगर ये डाउट इस टाइम पे होता तो मैं ये एंट्री डाल ही नहीं पाता। मैं 31 जनवरी को एंट्री मान लो उसको गुड्स दे चुका हूं, ठीक है, 31 जनवरी को मैं उसको गुड्स एक्स डिलीवर कर दिया मैंने 33,300 का, और जैसे ही डिलीवर किया, ठीक है, जैसे ही डिलीवर किया क्या हुआ कि मेरे को पता लगा ये डाउटफुल है केस, पैसा नहीं मिलेगा, मैं इस एंट्री को रिवर्स मारूंगा। अगर मैंने एंट्री बुक कर ली है तो आई नीड टू रिवर्स दिस एंट्री, कॉन्ट्रैक्ट असेट्स अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू। अगर ये एंट्री मैंने नहीं करी है, ठीक है, बट गुड्स तो डिलीवर हो चुके हैं, तो उस केस में मैं एंट्री नहीं डालूंगा। समझे बात को, अगर मैंने रेवेन्यू बुक नहीं करी है और तब मुझे पता लगा, ठीक है, तो मैं रेवेन्यू बुक नहीं कर सकता। रेवेन्यू जस्ट बुक करने के बाद पता लगा तो क्योंकि मैंने रेवेन्यू बुक कर चुका हूं, मुझे उसकी एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। अमाउंट ड्यू होने के बाद पता लगा, जैसे इस केस में डेटर्स ड्यू हो गए, इसके बाद पता लगा, तो मुझे लॉस अलाउंस बनाना पड़ेगा। लॉस अलाउंस कब बनेगा, जब डेटर्स ड्यू हो जाएंगे, डेटर्स अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या पॉइंट है, वापस बता देता हूं। 31 जनवरी से जस्ट पहले, मतलब गुड्स डिलीवर तो कर दिए, भाई गुड्स डिलीवर ही नहीं कर रहे तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गुड्स गए नहीं तब क्या इशू है, पैसे नहीं मिलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम गुड्स भी डिलीवर नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं कि गुड्स डिलीवर कर दिए, फंसे कहां आप, जब आपने गुड्स डिलीवर कर दिए, गुड्स डिलीवर करने के बाद आप फंस गए, तब उस केस में क्या होगा, आप चेक करो आपने एंट्री डाली या नहीं डाली। अगर एंट्री नहीं डाली है तो अच्छी बात है, एंट्री मत डालो। ठीक है, आगे एंट्री डालने की जरूरत ही नहीं है आपको, कॉन्ट्रैक्ट असेट्स अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू करने की बुक, ये जरूरत ही नहीं है। आप एंट्री कर चुके हो, ठीक है, 2-4 दिन बाद, मान लो 31 जनवरी को पता लगा या 2-4 दिन बाद पता लगा, बट एंट्री करने के बाद पता लगा, तो यू नीड टू रिवर्स दिस एंट्री, आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। समझ में आया? और इस पॉइंट के बाद पता लगा तो लॉस अनाउंस बनाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड है ना, बोलता है कि आप रेवेन्यू तभी बुक करोगे कि जब प्रोबेबिलिटी है कि एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन। ये हम पहले पॉइंट में पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। ये 5 स्टेप मॉडल है ना, इसमें से पहला स्टेप यही है बेसिकली। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं हम लोग, डिटेल में और डिस्कस करेंगे, तो आप इतना रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।